आसिफ वकार साहब, जो सवाल मैंने पूछा था अखिलेश जी से पूछा था कि साहब आप ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला लेकर आए, वो आरक्षण वाला फॉर्मूला जिसकी बदौलत 2015 में महागठबंधन को जीत मिली थी। और आज असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि साहब सब जातियों के नेता हैं, मुसलमानों का नेता नहीं। तो वो धर्म वाला एंगल, एआईएमआईएम के लिए जीत का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, वही धर्म वाला फॉर्मूला लेकर ओवैसी साहब पहुंचे हैं क्या बिहार? वकार साहब देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक बात बोल दूं, भले ही आपको बुरा लग जाए, आपने इतनी बढ़िया डिबेट कराई है कि इसका कोई मकसद ही नहीं है। ना आप किसी पार्टी को गलत साबित कर पाई, ना सही साबित कर पाई, ना आप जनता के मुद्दे उठा पाई, ना जनता के मुद्दे दिखा पाई। 30 मिनट से आपने बिठा कर रखा है मुझे, मैं आपका शो देखने थोड़ी ना आया था। ऐसा अगली बार मत कीजिएगा, गुजारिश है। शिकायत पूरी हो गई सर आपकी, तो अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ पर आपको बुरा बहुत लगता है मैडम, बहुत बुरा लगता है आपको। 2 मिनट सुकून से सुना कीजिए सामने वाले की बात, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। देखिए, यहां पर आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। मैंने सिर्फ एक बात कहना है कि खाली बिहार में आरक्षण का मुद्दा क्यों उठ रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, वो अपनी तरीके से बेवकूफ बना रही है, जनता को बेवकूफ बना रही है, लोगों को, अपर क्लास को भी, बैकवर्ड को भी, शेड्यूल कास्ट को भी, आदिवासियों को भी। राहुल जी मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। हिमाचल में क्यों नहीं दे रहे? कर्नाटका में क्यों नहीं दे रहे? तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे? जब सरकार आती है या सरकार जाती है तभी ये मुद्दे क्यों याद आते हैं? इलेक्शन से पहले सारे मुद्दे याद आते हैं, 5 साल के लिए सब मुद्दे गए हुए थे जनता के। अभी मैं आपके स्क्रीन पर देख रहा था, लिख के आ रहा था, इतने आरक्षण स्कूल में, इतना कारोबार में। मुझे बताइए, हिंदुस्तान में 25 करोड़ के ठेकों में 50% आरक्षण बताया जा रहा है जिन लोगों के लिए, एक भी नाम बताइए कि उसको 5 करोड़ के ठेके में भी आरक्षण दिया जाता हो। और ओवैसी साहब ने कौन सी गलत बात कर दी? भाई, पूरे हिंदुस्तान में हर जाति का, हर धर्म का नेता है। मुकेश सहनी आरजेडी गठबंधन में है तो किस जाति के नाम पर है? पशुपति पारस अगर किसी गठबंधन में है तो किस तरह से, किस आधार पर है? तेजस्वी यादव खुद यादवों के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पैरोकारी करती है। ओवैसी साहब हैं तो खुद, ओवैसी साहब क्या हैं? ओवैसी साहब खुद बिहार में जाकर जो बातें कह रहे हैं, तो जैसा आप कह रहे थे बाकी दलों के लिए कि ये लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, तो ओवैसी साहब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मुसलमानों को? ओवैसी साहब मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं? हमारी तो सरकार ही नहीं है मैडम। अच्छा, नहीं, नेता तो है ना मुसलमानों का नेता ओवैसी साहब को। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? सांसद तो है ना। हमें तो लग रहा है कि पूरे देश को, नहीं सुनिए, हमें तो लग रहा है पूरे देश को अगर कोई बेवकूफ बना रहा है तो वो रोमाना इसार खान बना रही है। पूरे देश को अगर कोई बेवकूफ बना रहा है तो वो आप बना रही हैं। आपकी समझ को सलाम है सर, आपकी समझ को सलाम है मैडम, ये सच है। अब मैं क्या करूं सर? आपकी समझ को सलाम है सर, मैं तो सिर्फ इस पर हंसी सकती हूँ सर, मैं तो हंसी सकती हूँ सर इसको। आप पर आपकी समझ को सलाम सर। अब मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ सर, ओवैसी साहब को आप मुसलमानों का नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं? और ओवैसी साहब खुद बिहार में खड़े होकर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। 2020 में ओवैसी साहब के साथ जितने जीत कर आए थे वो सब किस धर्म के थे सर? वो क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में रह पाए सर? वो क्यों असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर चले गए? जो सो कॉल्ड अपने आप में देश में सबसे बड़े मुस्लिम नेता बनते हैं, उनके साथ उन्हीं के मुस्लिम विधायक क्यों नहीं रुक पाए सर? इसका कोई जवाब है? जिनको आप बता रही हैं ओवैसी साहब को छोड़ के चले गए, दरअसल वो छोड़ कर नहीं गए थे, वो बिक गए, वो सोल्ड आउट हो गए और उनको खरीद लिया आरजेडी ने। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो बिकना और छोड़ना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो जैसे इस वक्त, अब हम छोड़िए, अब आप फिर हंसीएगा, देखिए सवाल यह है कि बिहार में सीमांचल की और मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा है। वोट सबको चाहिए मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों के अधिकार की बात कोई नहीं कर रहा है।
इसी बात को वैसी साहब उठा रहे हैं। भाई तेजस्वी साहब को सीएम बनना है या फिर मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम भावनाओं को भड़का रहे हैं। अब सर ये तो नजरिया हो सकता है ना देखने का। कंचना यादव भी हमारे साथ मौजूद है। कंचना यादव, असदुद्दीन ओवैसी, और ओवैसी कहते हैं कि साहब मैंने तो ऑफर दिया था कि मुझे भी महागठबंधन में ले लो, इन लोगों ने लिया नहीं। मुझ पर आरोप लगाते रहते हैं महागठबंधन वाले कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं। अब तो बिहार देख रहा है कौन है बीजेपी की बी टीम। कंचना यादव, सबसे पहले तो मैं इनके इस स्टेटमेंट को कंडेम करती हूँ कि बिक गए वो लोग। मुसलमान बिकाऊ हैं क्या आपके हिसाब से? हाँ, लड़े थे, जीते थे और अपनी इच्छा से आए थे हमारी पार्टी में। वो बिकाऊ है क्या मुसलमान? सीमांचल के विधायकों को, सीमांचल के मुसलमानों को आप बिकाऊ बोल रहे हैं और आप आएंगे मुसलमानों के नेता बनने कब? जब चुनाव आएगा तब। हैदराबाद से सीधे फिर आप लैंड करते हैं और ऐसे अलायंस होता है सर, ऐसे होता है। बताइए कि आपके नेता कितनी बार तेजस्वी जी को फोन किए हैं अलायंस के लिए, कितनी बार लालू जी को फोन किए हैं, कितनी बार आकर हमारी पार्टी के सुप्रीमो से मिले हैं। ये पोस्टर लगा देना हमारे दफ्तर के बाहर आकर और गुंडागर्दी करवाना कि हमें भी शामिल करो, हम नहीं आएंगे तो बीजेपी को नहीं हरा पाओगे, ये अलग टूल किट हो सकता है सर। लेकिन अलायंस करने के लिए ना 1-to-1 टॉक होता है। आपके सुप्रीम लीडर हमारे सुप्रीम लीडर से आकर बात किए होते तो यहाँ ना प्रवचन देना टेलीविजन पे बड़ा आसान है, पोस्टर लगा आसान है। असीम बकार साहब बताएंगे, मतलब हैदराबाद का एक नेता आकर बिहार के अंदर और बिहार के मुसलमानों को लेकर लखनऊ में बैठकर बिहार के जो मुस्लिम विधायक जीते वो अगर आरजेडी में चले गए तो वो बिक गए। बिकाऊ सीमांचल का मुसलमान बिकाऊ है क्या? ये आरजेडी का सवाल है। असीम बकार साहब जवाब दीजिए। देखिए, जिनको मैंने कहा था बिकाऊ हैं वो वाकई बिकाऊ हैं। इनके जो बिके, हमारे जो बिके हुए विधायक लेके गए थे ये, उनके क्षेत्रों में उनकी जनता उनको दौड़ा रही है और भगा रही है। जिनको बिकाऊ कहने पर इनका बड़ा पारा हाई हो गया, वही सीमांचल की जनता उन्हीं की विधानसभा में उनको बिकाऊ कहकर दौड़ा रही है पीछे पीछे और वो भाग रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि उनकी घर वापसी हो गई है, ये भी तो देखा जा सकता है ना। आपने पहले लोगों को अपने पाले में लाया, टिकट का लालच देकर, नजरिए तो बहुत से हो सकते हैं। एक सवाल जल्दी से बस एक सवाल है कि जब बिकाऊ थे वो लोग, जब हमारे पास आ गए, जब हमारी पार्टी ने उन्हें खरीद लिया, आपका जैसा करना तो हमसे अलायंस करने के लिए आप बेताब क्यों हैं? हमसे क्यों अलायंस करना चाहते हैं? हम तो खरीदार हैं ना, हम तो खरीद लिए ना, तो क्यों हमसे अलायंस करना है आपको? और आके सीधे जो है कि मैदान में उतर जाना है कि कोई नेता नहीं, ये नहीं। कहां रहते हैं आप 5 साल? बकार साहब 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है। मैंने देखिए, इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी को फोन करते, लालू जी को फोन करते, हमसे बात करते। तो आप चैनल पे मैं कह दे रहा हूं, पहले चलिए आमना सामना नहीं हुआ। कंचना यादव जी, आप हमसे अलायंस करेंगी, मुसलमानों को आप अलायंस में चाहती हैं या गुलाम चाहती हैं? वाह सर, ये आपको बिल्कुल गुलाम मुसलमान चाहिए या पार्टनर मुसलमान चाहिए? न्यूज चैनल पर अगर बैठकर पार्टनर मुसलमान चाहिए तो यहाँ हाँ कीजिए। न्यूज चैनल पर बैठकर सर गठबंधन के ऑफर, ये बिल्कुल एक नई तरीके की राजनीति है सर, शानदार। फिर से हंसू सर मैं, आपकी समझ पे फिर से मुझे हंसी आ रही है सर। कोई बात नहीं, मैं हंसूंगी नहीं क्योंकि समय कम है। रवि त्रिपाठी के पास जल्दी से चल रहे हैं और जरा रवि त्रिपाठी से जानते हैं। रवि, क्या लग रहा है इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने क्या मन बनाया है, किस मुद्दे को लेकर एनडीए आगे बढ़ने वाला है? क्योंकि दूसरी तरफ से विपक्ष की मंशा साफ नजर आ रही है, जाति आरक्षण, वोट चोरी मुद्दे गरमाने वाले हैं। रवि त्रिपाठी, सीधा देखिए, सीधा मुद्दा है बिहार में एनडीए का, महिला को लेकर चलना, महिलाओं का भला करना है, विकास करना है, रोजगार देना है। देखिए, 4 इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात है, हर जिले में 2 इंडस्ट्री नए खोलने की बात है। जो ग्रेजुएट हैं उनको हर 2 साल तक 1000 रुपए इनके अकाउंट में डालना है। तो तमाम रोजगार की बात भी करनी है, महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है और विकास की बात भी करनी है, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है। और लगातार 20 साल से बिहार आगे बढ़ रहा है। देखिए, आज हम बिहार में हैं और मैं खुद बिहार में, जो पलायन की बात हो रही, मैं रिवर्स पलायन की बात कर रहा हूँ। मैं खुद बिहार आया हूँ और अभी देख रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि बिहार में आकर काम करना। तो बिहार में अब एक माहौल बन चुका है, रोटी, बिजली, सड़क और मकान को जो बात होती है तो बेसिक चीजें मिल गई है, विकास हो गया, सड़क मिल गया है, बिजली है, कानून व्यवस्था से 20 साल से सत्ता में है तो बेसिक चीजें मिल गई हैं। ये तो कहना मजबूरी भी तो हो सकता है ना एनडीए की, ये भी कहा जा सकता है। जल्दी, हाँ अखिलेश जी जल्दी से आइए, अखिलेश जी जल्दी से आइए। ऐसा तो नहीं है कि एनडीए का पूरा नैरेटिव चुनाव में पॉजिटिव रहने वाला है और विपक्ष जो है उसका कहीं नेगेटिव नैरेटिव तो नहीं चला जाएगा सर? देखिए,
देखिए, पूरा हिंदुस्तान बीजेपी के चेहरे और मुखौटे सबको पहचानता है। ये वही हैं जो 400 सीटें मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों को एकदम मुख्य धारा से, समाज से अलग करने के लिए। ये उस सोच और मानसिकता के ये बीजेपी के लोग हैं और उसी के तहत ये सरकारी नौकरी नहीं देते हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर्चे आउट होते हैं। 20 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार में नौकरियों के पद रिक्त हैं, नौजवानों को लाठी मारते हैं और बीजेपी के लोग पर्चे आउट कराते हैं। इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये चुनावी माहौल में दावों का दंगल यूं ही जारी रहने वाला है और साथ ही धर्म और जाति वाला धर्म काटा, उसी पर आकर बिहार विधानसभा चुनाव टिकेगा क्या, अभी से जिस तरीके का माहौल बन रहा है उससे संकेत तो यही मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।